हेलो बालक। चलिए आज इस पर्टिकुलर सेशन में आप सबका स्वागत है, क्योंकि हम यहाँ देखने जा रहे हैं नवंबर 20 में EISSM के पेपर में पूछे गए सवालों को। आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, याद देने वाले हैं, तो जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ पाएंगे क्वेश्चन के पैटर्न को। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं आप खुद को एसेस कर पाएंगे। राइट। मेरा नाम सुमित परासर है और बहुत सिंपल तरीके से हम देखने जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नवंबर 20 का जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप दो बातों को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। पहली बात कि स्टूडेंट का सिर्फ एक ही फ्रेंड है, एक ही दोस्त है जो उसको एग्जामिनेशन में उसकी मदद कर सकता है, और वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वो है कि आपने कितनी अच्छी तरह से अपने सिलेबस को कवर किया है। अगर आपने किसी तरह का सिलेक्शन किया, अगर आपने किसी चैप्टर को छोड़ा, किसी चैप्टर को पढ़ा, किसी को नहीं पढ़ा, और अगर आप इस चक्कर में पड़े कि किस चैप्टर से कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अभी क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। खास करके जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं जरूर कहूंगा इस बात को ध्यान में रखना कि सिलेक्शन इज नॉट अलाउड एट ऑल। आप किसी भी तरह का सिलेक्शन नहीं कर सकते पेपर में, ना ही एनालिसिस पॉसिबल है, क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं 70 मार्क्स की बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। 30 मार्क्स में आपने जो किया होगा वो आपको पता होगा। MCQs थे, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे फीडबैक मिला है बच्चों से, जो ट्विस्टेड थे, बाकी क्वेश्चंस आसान थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने MCQ को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया होगा। EIS के पेपर में हम स्टार्ट करेंगे EIS से, और फिर हम SM को भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, एंड द क्वेश्चन पेपर अलोंग विद द सजेस्टेड आंसर्स मैं पोस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ऑलरेडी पोस्टेड है, आप जाएं वहां और जाके आप वहां से उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और निश्चित रूप से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अमेंडमेंट्स का डिटेल आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो देने वाले हैं जो ध्यान से सुन लो। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम देने के बाद कि भाई हमने पेपर ए को पेपर बी में तो नहीं लिख दिया, बोले तो आंसर शीट्स। तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना, उन पे भी हमें ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की गलती ना हो। जो एग्जाम दे चुके हैं निश्चित रूप से आपने कोई गलती नहीं करी, बी कॉन्फिडेंट, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। आपका रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा होगा, आपने अच्छी तरह से लिखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ साथ जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है, कहाँ से पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है, क्या इंटेंशन रहा होगा पूछने के पीछे, और साथ ही साथ मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। तो आंसर्स, आपका आंसर मेरा आंसर 100% मैच करेगी जरूरी नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। कहीं कहीं वो 2 पॉइंट पूछ रहे हैं, 3 पॉइंट पूछ रहे हैं, टॉपिक में 8-10 पॉइंट हैं, तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पिक हो सकता है। मैं अलग कर सकता हूँ, आप अलग कर सकते हैं। सो बट मैं एक जनरल आपको सजेस्टेड आंसर क्या हो सकता है ये भी मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। EIS के पेपर को अगर हम देखें तो 2 चीजें हैं जो बहुत क्लियरली आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहला तो ये है कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं EIS के, वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से पूछा गया, नॉलेज बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जहां आप या तो जानते हो आप या नहीं जानते हो। राइट। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जहां कोई ट्विस्टिंग नहीं है, जहां कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको आंसर वही बच्चा कर सकता है जिसने पूरे सिलेबस को थॉरली पढ़ा होगा। आपने निश्चित रूप से इसको कवर किया था, हमने पूरे सिलेबस को कवर किया था, और यही रीजन है कि एक भी क्वेश्चन आपके क्लास नोट से बाहर नहीं है, आपके बुक से बाहर नहीं है। आपने जो कुछ भी क्लास में पढ़ा था उसी से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए थे। अब ये डिपेंड करता है कि कितना रिटेंशन था और हम कितना लिख के आए। राइट। वो अभी हम एसेस कर पाएंगे। आज जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना है। सबसे पहले ये देखो कि एक बड़ा सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन पूछने का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, तो फर्स्ट ए जहां सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछा गया है, वहीं फर्स्ट बी जो है ये 5th चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर किसी बच्चे का, अच्छा ये सिर्फ पहले क्वेश्चन में नहीं है, ये हर एक क्वेश्चन में है।
तो अगर सेकंड ए सेकंड बी को देखोगे तो आप देखोगे दोनों अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर को हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेके वो आ रहे हैं, यानी कि जिसका सिलेबस पे पूरा कमांड है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 को जिसने थॉरोली कवर कर रखा है वही बहुत अच्छी तरह से आंसर कर पाएगा, वरना कंफ्यूजन होगा। निश्चित रूप से जिन्होंने थॉरोली कवर नहीं किया होगा, शॉर्टकट पकड़ा होगा, रटने की कोशिश करी होगी, उन्हें एग्जामिनेशन में डिफिकल्टीज हुई होंगी, लेकिन जिस किसी बच्चे ने भी फंडामेंटल स्टडी किया होगा उन्हें डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। सो जो एग्जाम देने वाले हैं, रूल नंबर 1, ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एक बहुत सिंपल फाइंडिंग है इस पेपर को देख के, एंड दैट फाइंडिंग इज कि छोटे कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं होती है, वो किसी भी क्वेश्चन को उठा के 2 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा के। इसीलिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आपने एग्जामिनेशन में अच्छा किया होगा, और फटाफट देखते चलते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा गया था। Data analytics, question number 1A. Data analytics is the process of examining data sets to draw conclusion about the information they contain, increasingly with the aid of specialized system and software. भाई साहब, ये जो है ना, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? ये तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है सर, क्वेश्चन तो इसके बाद है। लिस्ट आउट एनी 3 एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन टूडेज वर्ल्ड। आपसे 3 एप्लीकेशन एरिया पूछा जा रहा है डेटा एनालिटिक्स का, तो हमें क्या करना है, 3 एप्लीकेशन एरियाज बताने हैं डेटा एनालिटिक्स का। तो हम ई कॉमर्स बता सकते हैं, हाँ, हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री बता सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक बता सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन एरियाज, उसमें से आपको क्या करना था, 3 एरिया को लिस्ट करना था। 3 एरिया को लिस्ट करो, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लिस्ट आउट क्यों है? क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक एक लाइन में इसका आंसर होगा। 3 पॉइंट हैं तो 3 लाइंस आपके बनेंगे और 3 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट है। डेफिनेटली आपने 3 एरिया को क्या किया होगा, मेंशन किया होगा। उसमें क्या क्या एरियाज हो सकते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन। 3 टाइप के होते हैं, 5th चैप्टर में हमने पढ़ा है कोर बैंकिंग सिस्टम में। 3 में से आपसे 2 टाइप पूछा जा रहा है, राइट? हमने क्या किया, 2 टाइप के लोन को मेंशन किया, आपका काम खत्म। एक लाइन का आंसर होगा। मान लो आप होम लोन कहते हैं और टॉप अप लोन कहते हैं, तो होम लोन को आप 1 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, टॉप अप को 1 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, 2 लाइन का आपका आंसर है, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स, राइट? सेकेंड क्वेश्चन जो है, प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ डेटाबेस व्हेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट एज एन इंटरफेस टू इंटरैक्ट बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस आर कॉल्ड एज अपडेट कंट्रोल एंड रिपोर्ट कंट्रोल। जरा गौर करो, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया था, डेफिनेशन दिया गया था रिपोर्ट कंट्रोल एंड अपडेट कंट्रोल का, डेटाबेस कंट्रोल का। क्वेश्चन इसके बाद है, एनी 3 अपडेट कंट्रोल एंड 3 रिपोर्ट कंट्रोल। तो 3 अपडेट कंट्रोल मेंशन करना था, आपने किया होगा पक्का, और 3 रिपोर्ट कंट्रोल मेंशन करना था, आपने किया होगा। 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट इसके, टोटल मार्क्स 6। 3 पॉइंट आप मेंशन करो और आपके 6 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, राइट? कहां से है ये डेटाबेस कंट्रोल, कहां पढ़ा था? तो आप कहते सर ये चैप्टर नंबर 3 से, ये चैप्टर 3 से। लेकिन सेकंड का बी देखो जरा, आफ्टर डिफाइनिंग रिस्क एपेटाइट स्ट्रेटजीज आर सेट टू मैनेज रिस्क, एक्सप्लेन एनी 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। आपको याद है मैंने आप कितना पढ़ाया था, 5T। क्या कहते हैं हम, 5T, है ना? हमारे पास क्या क्या होता है, टॉलरेट होता है, टर्मिनेट होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रीट होता है, टर्न बैक होता है। तो हमने 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को पढ़ा था। आपसे 5 नहीं पूछे गए, सिर्फ कितना लिखना था, 4 लिखना था। आपने किसी 4 को निश्चित रूप से मेंशन किया होगा। ये कहां से आया जी, ये आया चैप्टर नंबर 1 से। सो एक ही क्वेश्चन का जो ए क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट का ए वो अलग चैप्टर से था, बी अलग चैप्टर से था, 2 का ए अलग चैप्टर से, बी अलग चैप्टर से। इसका मतलब जिसका पूरा कमांड है वही प्रॉपर्ली आंसर कर पाएगा, वरना आपके कंपोनेंट्स टूटेंगे। जैसे मान लो किसी का 3rd चैप्टर पे कमांड है, 5th पे नहीं है, तो वो होगा क्या, 1st पे नहीं है तो होगा क्या, 3rd का आंसर लिख देगा, बी पार्ट लिख नहीं पाएगा, फिर आपको अगले क्वेश्चन पे जाना होगा। तो ये डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी ध्यान से सुनना है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर इंप्लीमेंटिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर where it integrates all of the processes needed to run their business with a single system. Again, it's nothing but a concept of ERP. ये डेफिनेशन है ERP का, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन है भाई, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ द ERP सिस्टम। क्या पूछ रहा है सर आपसे? आपसे पूछ रहा है बेनिफिट्स को।
आप ईआरपी के सारे बेनिफिट्स को मेंशन कर दो, सारे को ना कर पाओ तो 8-10 को तो पक्का आपने किया ही होगा, 6-7 तो आपने कम से कम किया ही होगा। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी को लिखना था। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कोई ट्विस्ट है ही नहीं। बी पार्ट देखना है इसका, डिफाइन एनी 4 कंस्ट्रेंट which are usually taken from the characteristics of grid environment and application in order to develop grid computing security architecture। grid computing security architecture के 4 आपको कांस्टेंट पूछे जा रहे हैं। सिंपल है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, 4 कांस्टेंट आपको लिख के आना था। कौन सा कांस्टेंट आप चूज करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यू हैव मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल कांस्टेंट्स अवेलेबल विद यू। आ जाओ फोर्थ का ए। अब इसको गौर से देखो, मैं आपको बताऊं, बड़ा मजेदार है, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्वेश्चन बड़ा टफ होगा। ध्यान से पढ़ो। Once the complete business of a bank is captured by technology and processes are automated in core banking system, the data of the bank, customer management and staff are completely dependent on the data center। एक फैक्ट है कि अगर आपने बैंक को ऑटोमेट कर दिया तो आपका मैनेजमेंट, आपका स्टाफ, आपके कस्टमर डेटा सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम अ रिस्क असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज क्रिटिकल टू इंश्योर दैट बैंक कैन इम्पार्ट ट्रेनिंग टू इट्स स्टाफ इन द कोर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट। कह रहा है कि भाई आपके स्टाफ को ट्रेन करना होगा एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये जो इतना है ना, इसको कहता हूं मैं कहानियां, ये कहानी बनाया जा रहा है आपके लिए। पढ़ते रहो बच्चे, पढ़ते रहो, ऐसा है, पढ़ते रहो क्वेश्चन को पढ़ते रहो, परेशान होते रहो। अगला लाइन पढ़ो, एक्सप्लेन एनी 6 कॉमन आईटी रिस्क रिलेटेड टू सीबीएस। दिस इज द क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5, 6 नंबर का। जितना लंबा क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन के लेंथ से बिल्कुल नहीं घबराना, आप नहीं घबराए होगे। लास्ट का जो लाइन है वही आपका क्वेश्चन था। आपने निश्चित रूप से 6 रिस्क को क्या किया होगा, मेंशन कर दिया होगा। ओनरशिप ऑफ डेटा वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, राइट। नेक्स्ट है बी, 4 का बी। अच्छा, ये तो चला गया 5th चैप्टर में। बी को देखो, पब्लिक क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजन फॉर ओपन यूज बाय द जनरल पब्लिक। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड, चैप्टर नंबर 4। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था किसका, पब्लिक क्लाउड का। अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। 5A, ERM framework consists of integrated components that are derived from the way management runs a business are integrated with the management process। कुछ नहीं है ये। अगेन ERM का डेफिनेशन है, डिफाइन एनी 6 कंपोनेंट ऑफ द ERM। ये एक स्टेटमेंट था कंपोनेंट के बारे में, जिसका क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखो, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है कि 6 कंपोनेंट आपको ERM फ्रेमवर्क का क्या करना है, बताना है। 8 कंपोनेंट थे, कोई 6 लिख के आ जाओ। इन्हीं 6 पूछा गया आपसे, तो आप कोई भी 6 क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई सीक्वेंस वगैरह दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने 6 कंपोनेंट को मेंशन किया, योर जॉब इज डन। स्ट्रेट क्वेश्चन था, 6 नंबर। डिफाइन एनी 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। ये देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल के आधार पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2 कंट्रोल्स के बारे में पूछा जा रहा है। कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, डिटेक्टिव। 2 के बारे में आपको बताना था, किसी भी 2 को आपने आंसर किया, 2 नंबर मिल गए। नेम एनी 4 एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। याद है, फंक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपको सिर्फ कितना बताना था, सिर्फ 4 एक्टिविटीज को बताना था, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना था। 2 नंबर आपका क्या हो गया, इंश्योर हो गया। तो ऑप्शंस के साथ भी अगर हम देखें तो पूरे के पूरे EIS पेपर में एक बात तो क्लियर है कि सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और आपने बहुत अच्छी तरह से किया होगा। इनमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जिसको हमने बहुत थॉरली डिस्कस नहीं किया हो, है ना। आई गॉट लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस, बहुत सारे बच्चों का फोन आया और सबका यही कहना था, सर पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत स्मार्ट था और हमने बहुत इजीली हैंडल कर लिया। हालांकि बच्चों ने ये भी कहा कि MCQ वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। MCQ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्विस्टेड थे, जहां हमें समय लगा, लेकिन EIS में ऐसा कुछ भी नहीं था। SM के कुछ क्वेश्चन में सर समय लगा, तो चलो देखते हैं SM के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको टाइम लगा होगा। सॉल्यूशंस में इसके बाद आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहला ये केस है, क्वेश्चन नंबर 6। ABC लिमिटेड इज बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट चीफली मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक। एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजा था। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सारे पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करते,
whenever you are solving the case you have to find out the correct keys, है ना, करेक्ट कीज को फाइंड आउट करना होता है ताकि आप आंसर कर सको। देखो ये कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लो प्राइस पे काम करती थी और इसकी वजह से वो मार्केट में लीडर बन गई बिजनेस में। अभी इनके पास 35% मार्केट शेयर है। द R&D कंपनी डेवलप्ड अ फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्री बेवरेजेस। इसने एक फॉर्मूला डेवलप किया शुगर फ्री बेवरेजेस को मैन्युफैक्चर करने का। शुगर फ्री बेवरेजेस को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्सेप्ट क्या है? हम कहते हैं चलो हम खुद से कुछ भी दिमाग नहीं लगाते, पहले केस में पढ़ते हैं कहीं कुछ इंडिकेशन है। ऑन सक्सेसफुल ट्रायल एंड अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सॉफ्ट ड्रिंक है तो यू विल हैव टू गेट द अप्रूवल। कंपनी वाज ग्रांटेड टू मैन्युफैक्चर शुगर फ्री बेवरेज, कंपनी को परमिशन मिल गई कि आप बेवरेजेस शुगर फ्री बना सकते हैं। दिस कंपनी इज द पायनियर टू लॉन्च शुगर फ्री बेवरेजेस व्हिच आर सोल्ड एट रिलेटिवली हायर प्राइसेस। सो पहला पॉइंट हमें ये दिख रहा है, द कंपनी इज गोइंग टू चार्ज हायर प्राइस, company is going to charge higher price. This new product has been accepted widely by a class of customer, ठीक है, तो accepted widely by a class of customer. So here it is talking about the class of customer. What is the class of customer? हम कहते हैं सर whenever we launch a product we do the segmentation of the market, और जब हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं, सेगमेंटेशन के कई सारे आधार हो सकते हैं, डेमोग्राफिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, यू नो इसके अलावा डेमोग्राफी में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई भी बेसिस हो सकता है सर सेगमेंटेशन का, हम ज्योग्राफी के हिसाब से भी सेगमेंटेशन करते हैं। So when you are talking about class of customer, इसका मतलब you are talking about the segmentation. आप एक particular segment को target करने की बात कर रहे हैं और आप high price charge कर रहे हैं sugar free beverages के लिए। new product and you are having the new market. So one thing is clear, this is the case of what? Differentiation. But case mention कर रहा है the class of customer, इसका मतलब specific target market क्या हो रहा है? स्पेसिफिक हो रहा है। तो मेरा स्ट्रेटेजिक टारगेट भी क्या हो रहा है? स्पेसिफिक हो रहा है। इसका मतलब हम चले गए कहाँ? फोकस पे, क्योंकि हम जानते हैं जब टारगेट सेगमेंट हो जाता है, जब हमारा जो टारगेट होता है स्ट्रेटेजिक टारगेट वो सेगमेंट में जाता है, तो इसका मतलब हम फोकस में चले गए और डिफरेंशिएशन हम कर ही रहे हैं। तो ये क्लियर कट केस था किसका? फोकस्ड डिफरेंशिएशन का। दीज प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड प्रॉफिटेबल बाय द कंपनी। ये सब बस ऐसे ही है। आपसे पूछा जा रहा है भाई स्ट्रैटेजी का नाम बताओ और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं वो बताओ। आप बोलोगे कि ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन का केस है और इसके जो मेजर्स होंगे वो मेजर्स हम मेंशन कर देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन को मेंशन किया हो, लेकिन देखो अब टोटली डिपेंड करता है कि जिसने क्वेश्चन सेट किया था उसने उसका क्या आंसर दिया है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि यू आर चार्जिंग हाई प्राइस एंड यू आर फोकसिंग टू अ क्लास ऑफ कस्टमर। जैसे आप क्लास ऑफ कस्टमर को फोकस कर रहे हैं तो ये फोकस स्ट्रैटेजी है। और फोकस दो आधार पे होता है, फोकस डिफरेंशिएशन होता है, फोकस लो कॉस्ट होता है। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑफरिंग द शुगर फ्री प्रोडक्ट। शुगर फ्री प्रोडक्ट कौन लेता है? समवन हु इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो या जिसे शुगर के एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से किसी तरह का प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ 2 होता है एक टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग शुगर फ्री को प्रेफर करेंगे। लेकिन इनकी संख्या क्या है? कम है। तभी तो आप क्लास ऑफ कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो आप फोकस कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर हु आर हेल्थ कॉन्शियस और हु आर विक्टिम ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर, जो शुगर फ्री बेवरेज को क्या करना चाह रहे हैं? आप प्रेफर करना चाह रहे हैं, है ना। सो जाहिर सी बात है क्लास ऑफ कस्टमर है, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ व्हाट? फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। उसके मेजर्स को डाल देना था। कुछ बच्चों ने, जैसा मैं कह रहा था कि उन्होंने हो सकता है डिफरेंशिएशन मेंशन किया हो, अगर उन्होंने क्लास ऑफ कस्टमर को नोटिस नहीं किया होगा तो टेक्निकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 7A, ड्रॉ अ डिविजनल स्ट्रक्चर एंड मेंशन इस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कुछ नहीं करना था, डिविजनल स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ करो, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन करो, 5 डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? Premises control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment। आपको strategic control का definition लिखना था, premises control को explain कर देना था, 5 नंबर, कहीं कोई twist नहीं है। Discuss the guideline for selection of R&D expertise by an organization। Now this question is something जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको चारों गाइडलाइंस को मेंशन करना था, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मार्केट ग्रोथ रेट से रिलेटेड 4 बेसिक गाइडलाइंस होते हैं। उन 4 गाइडलाइंस को आपको क्या करना था? मेंशन करना था। व्हाई कंपनी शुड गो ग्लोबल? रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। स्टेट द फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द एम्प्लॉय, आप जानते हैं। अच्छा, इसमें अगर किसी बच्चे ने प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन, पोस्ट सिलेक्शन के साथ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, राइट,
उसके बाद ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट को लिखा होगा वो भी ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ उन 4 फैक्टर्स को मेंशन किया होगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को, परफॉर्मेंस को, ट्रेनिंग को, कंपनसेशन मैनेजमेंट को, वो भी ठीक है, राइट। इसमें आपके पास ऑप्शन था कि आप थोड़ा सा इनोवेटिव हो सके। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, डिफाइन द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको एसेंशियल्स को क्या करना था, मेंशन करना था। 10A, there is a need for strategic management for a government and medical organization to comment. प्लेन, हम जानते हैं गवर्नमेंट को भी चाहिए, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी को मेंशन कर सकते थे, जनरल डिस्कशंस कर सकते थे, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप मेंशन कर सकते थे। ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी एंड एस्टैब्लिश डिफरेंस बिटवीन टू। डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन को डिफाइन करो, इनके बीच का डिफरेंस बताओ, 5 मार्क्स। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ऑडिट एंड बेसिक एक्टिविटी ऑफ स्ट्रैटेजी ऑडिट, 5 मार्क्स। असेंबली कहाँ ट्विस्ट है, कुछ भी नहीं है। केस बहुत ही आसान था, केस को कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की गई, बट क्लियर कट इंडिकेशन था, क्लास ऑफ कस्टमर था, हाई प्राइस था, भाई सीधा है, फोकस डिफरेंशिएशन है वो, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे ना, कोई इसमें कहीं भी कोई ट्विस्ट नहीं था। एंड एक भी ऐसा सवाल नहीं था जिसे हमने थॉरली डिस्कस ना किया हो। सो अगेन, हर एक अटेम्प्ट की तरह कवरेज इज ऑलमोस्ट 100%, है ना। एमसीक्यू को अगर देख लें, एमसीक्यू में अनसर्टेनिटी है, जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि सेम एमसीक्यू हमने पढ़ा हो, एग्जामिनेशन में आया हो। और जो आपको डिफिकल्टीज हुई हैं 5-6 क्वेश्चंस में, जो मुझे सुनने में आया है कि 5-6 क्वेश्चंस ट्विस्टेड थे, वो भी बेसिकली डील किया जा सकता है आसानी से, प्रोवाइडेड अगर हम पूरे सिलेबस को थॉरली कवर करके चलें। अब जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो आपने कितनी अच्छी तरह से 5 चैप्टर को कवर किया है, आपने कितनी अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, इस पे डिपेंड करेगा आपका पूरा का पूरा एग्जाम। मज़ेदार बात यह है कि हमारे क्लास नोट्स से आपको 100% कवरेज है, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस वहाँ हैं, राइट। तो अगर आप क्लास नोट्स को भी 100% कवर करके जाते हैं एग्जामिनेशन में, दैट इज मोर देन इनफ। मैं आप लोगों को एक सजेस्टेड आंसर्स आई जस्ट वांटेड टू गिव यू। तो अगर आप देखें इसे, तो सिंपल है ये, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, राइट। जैसे फर्स्ट ए EIS का, सो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट। दिस वाज द क्वेश्चन जहां लास्ट में पूछा जाता है 3 एप्लीकेशन एरिया ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ये रहा 3 एप्लीकेशन एरिया, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। आप पूछोगे सर अगर इसके अलावा मैंने कुछ और लिख दिया हो, प्रोवाइडेड यू हैव रोट द राइट थिंग, है ना, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप सेम पॉइंट ना लिखे, आपका पॉइंट क्या हो, अलग हो, बट देखो आप कितना सिंपल और स्वीट आंसर हो सकता है इसका। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ मॉर्गेज, होम लोन लिख दिया, टॉप अप लोन लिख दिया, या हो सकता है किसी बच्चे ने लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मेंशन किया हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइप के लोन होते हैं, किसी 2 के बारे में लिखना था, लिख दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा लेंथ क्या है, मोर देन इनफ। अब बात आती है अपडेट कंट्रोल एंड रिपोर्ट कंट्रोल की। तो 3 अपडेट कंट्रोल, 3 रिपोर्ट कंट्रोल। तो हमने क्या किया, हमारे पास देयर वर मेनी अपडेट कंट्रोल्स अवेलेबल विद अस, उसमें से हमने 3 उठाया कोई भी। सीक्वेंस चेक बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल, इंश्योर ऑल रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स एंड प्रोसेस, मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट। तो 3 हमने क्या किया, अपडेट कंट्रोल को मेंशन किया। लाइकवाइज वी कैन सिंपली मेंशन 3 रिपोर्ट कंट्रोल, स्टैंडिंग डेटा, प्रिंट टू रन, रन टू रन टोटल्स होता है हमारे पास, स्टैंडिंग डेटा एंड प्रिंट सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज। तो 3 को मेंशन करना है, योर आंसर इज कंप्लीट। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम, आप वहां जाएं, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया था 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताओ, आपने क्या क्या, किसी 4 को मेंशन कर दिया 5T में से। जैसे मैंने मेरे आंसर में रखा है टॉलरेट, टर्मिनेट, ट्रांसफर एंड ट्रीट। लाइकवाइज आप चाहते हो तो आप टर्न बैक को इंक्लूड कर लेते, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। देन वी हैड द बेनिफिट्स ऑफ ERP सिस्टम, नेक्स्ट 3A, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन था कि ERP सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं। हमें कुछ नहीं करना था बालक, आपको सिंपली क्या करना था, बेनिफिट्स को मेंशन कर देना था। ठीक है, आपने क्या करना था, बेनिफिट्स को मेंशन कर देना। तो बेनिफिट्स ऑफ ERP सिस्टम को मेंशन कर दिया, देयर आर मेनी बेनिफिट्स। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपने सारे बेनिफिट्स को लिखा हो, है ना, इट्स नॉट एसेंशियल एट ऑल।
अगर आपने 6-7 भी मेंशन किया है, सो हमारे क्वेश्चन के स्ट्रेंथ के हिसाब से काफ़ी था। मैंने सैम्पल आंसर में सारे बेनिफिट्स मेंशन कर दिया, आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से मैच कर सकते हैं। अब ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के 4 कांस्टेंट को पूछा गया था। आपने किसी 4 कांस्टेंट को मेंशन कर दिया, सिंगल साइन ऑन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सपोर्टेबिलिटी। सो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट थे, और जितने स्ट्रेट क्वेश्चंस थे भाई उतने स्ट्रेट आंसर्स थे। प्रोवाइडेड हमने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। अच्छा, एनी 6 कॉमन आईटी रिस्क रिलेटेड टू सीबीएस 4 का ए, आपने क्या क्या 6 रिस्क को मेंशन कर दिया। ओनरशिप ऑफ डेटा, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर, मेंटेनिंग रिस्पांस टाइम, यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, चेंज मैनेजमेंट। पब्लिक क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे बी पार्ट में। आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या मेंशन किया, क्योंकि आपसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, हाईली अवेलेबल। सो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस थे और बहुत आसानी से इसका आंसर किया जा सकता था। आपसे पूछा गया 6 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, ईआरएम फ्रेमवर्क। आप जानते हैं टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से किसी 6 को हमें क्या करना था, मेंशन करना था। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फटाफट इंटरनल एनवायरनमेंट को ले लिया, ऑब्जेक्टिव सेटिंग को इंक्लूड किया, इवेंट आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड किया, रिस्क असेसमेंट को मेंशन किया, रिस्क रिस्पॉन्स को लिया और कंट्रोल एक्टिविटीज को ले लिया। तो ये 6 के 6 क्या हो गए, हमारे कंपोनेंट्स होंगे, है ना। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल आपसे पूछा गया बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल। आपने प्रिवेंटिव डाला और डिटेक्टिव डाला, दोनों को एक्सप्लेन किया, एग्जांपल मेंशन किया, दैट्स इट, योर जॉब इज डन। सो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस थे बालक। एनी 4 एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन, यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मेमोरी मैनेजमेंट। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स आया था किस पे, क्रिप्टोग्राफी पे। सो ईआईएस को अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, और ये एक सैंपल सजेस्टेड आंसर्स है। आप निश्चित रूप से इसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप चेक करें कि आपने कितना सही किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप वही पॉइंट्स हो जो पॉइंट्स आपने लिखा हो, डिफर हो सकता है, बट आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज मैंने एसएम के भी क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है। मैं केस आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। आंसर क्या था, फोकस डिफरेंशिएशन, और ये इसके मेजर्स हैं। जब मेजर्स को एक्सप्लेन करते हैं ना केस में, तो हम अकॉर्डिंग टू सिनेरियो करते हैं। वो आपको लिखते वक्त थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेजर्स को एक्सप्लेन करते वक्त हम सिनेरियो को इंक्लूड करते हुए चलें। जिस कंपनी की हम बात करें, एबीसी लिमिटेड है इसमें, उसके बारे में हम उस अकॉर्डिंगली मेजर्स को लिखें। तो वो डेफिनेटली आपने किया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। डिविजनल स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो डायग्राम हमसे पूछा गया, तो हमने क्या किया, डायग्राम बनाया। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मेंशन करने थे। कुछ हमने डिसएडवांटेजेस को मेंशन किया, कुछ एडवांटेजेस को मेंशन किया। 5 पॉइंट आपने लिखा, काफी है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पूछा गया, प्रीमाइसेस कंट्रोल को डिस्कस करने के लिए कहा गया, हमने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल लिखा, प्रीमाइसेस कंट्रोल को डिस्कस किया। गाइडलाइंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर&डी, ये 4 हमारे पास क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं। चारों गाइडलाइंस को आप मेंशन करो, योर जॉब इज डन। ग्लोबल कंपनीज के रीजंस को पूछा गया, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, देयर आर मेनी रीजंस। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ मेजर रीजंस को मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ 9 रीजन शो किया है, आप कुछ रीजन को मेंशन कर सकते हैं। लाइकवाइज कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस पे, तो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, आप इसको डिस्कस कर सकते थे। आपसे विजन पूछा गया, विजन के एसेंशियल्स पूछे गए। 4 एसेंशियल्स होते हैं विजन के, 4 एसेंशियल्स हमें क्या करना था, मेंशन करना था और विजन को डिफाइन करना था। तो ये देखो 4 एसेंशियल्स मेंशन किया और विजन को डिफाइन कर दिया। सो कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जिसमें एकदम बहुत सारा लिखना पड़े। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन करना था, यू कैन सिंपली डू दैट। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास अपॉर्चुनिटी था कि आप बहुत कुछ डिस्कस कर सकते थे, हालांकि मैंने इस सजेस्टेड आंसर में सिर्फ स्ट्रैटेजीज को मेंशन किया। आप स्ट्रैटेजीज के अलावा जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, जो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे, उसको भी आप मेंशन कर सकते थे। देखो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। वैसे मैं आपको ये बात फिर से मेंशन कर दूं कि यहाँ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लेन करते वक्त आपका अप्रोच अलग हो सकता था। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी मेंशन करना परफेक्ट आंसर नहीं है ना। सो यहाँ आपके पास स्कोप था। जब हम बी पार्ट में जाते हैं तो ये कह रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी एंड एस्टैब्लिश डिफरेंस बिटवीन द टू। सो सिंपली आपको डाइवेस्टमेंट को एक्सप्लेन करना था और आपको लिक्विडेशन को एक्सप्लेन करना था। 2 बातें हो सकती हैं कि आप पहले दोनों का डेफिनेशन लिखो और फिर बाद में डिस्टिंग्विश करो, या ये हो सकता है कि आप साथ ही दोनों काम को करें, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड लास्ट था हमारे पास स्ट्रैटेजी ऑडिट पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है और
एक्टिविटीज़ बताने हैं स्ट्रैटेजिक ऑडिट के, तो हमने ये शॉर्ट नोट्स यहाँ मेंशन किया और हमने उसके एक्टिविटीज़ को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। सो एक बात तो क्लियर है कि अगर बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखा जाए तो कोई परेशानी नहीं होती है, और आप पूरे 3 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सभी सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तो बालक एक बात तो पक्का है, इस सजेस्टेड आंसर के साथ आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, जो कल के डेट में एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आगे के एग्जाम को, अब जब जन फेब की बात करें या हम मई 21 की बात करें, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आंसर सजेस्टेड आंसर सीट के साथ आप अपने क्वेश्चन को देखना और देखना किस तरह से सवाल का जवाब लिखा जाता है, राइट। जहाँ तक पॉइंट है ओवरऑल पेपर कैसा था, तो मैंने अभी अभी आपको बताया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। एक केस सिनेरियो था एसएम में जो बहुत ही आसान था, जिसमें कुछ भी नहीं था, राइट। ईआईएस के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे और एसएम के भी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात 100% कवरेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात रटना मना है। अगर रटोगे पेपर सॉल्व नहीं होगा। आप में से अगर किसी बच्चा ने रटा होगा तो आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में फील हो गया होगा कि रटना गुनाह है। एज फार एज EIS-SM इज कंसर्न, रटना तो इसका कतई सोल्यूशन नहीं है। EIS-SM में हमें निश्चित रूप से सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना होगा। मई 21 में अगर कोई बच्चा अपियर हो रहा है तो आप जानते हैं अमेंडमेंट्स आ चुका है, तो आप हमें उन अमेंडमेंट्स को भी कवर करके चलना होगा और हमें पूरे सिलेबस को थॉरली कवर करना होगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ फंडामेंटल क्लासरूम टीचिंग पे, क्योंकि अगर आपने पूरे सिलेबस को थॉरली कवर किया, आपने अच्छी तरह से राइटिंग प्रैक्टिस करा, आपने एक एक कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा, आपने उसको समझा, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे। क्योंकि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 6 नंबर किसी भी तरह का क्वेश्चन वो प्लेस करते हैं। ऐसे में आपका कमांड होना सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्या है, जरूरी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या करता है, EIS-SM को टफ बना देता है, मुश्किल बना देता है। अगर सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चंस आते तो हम तो फिल्टर कर लेते कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जो 6 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़े कॉन्सेप्ट का 2 पॉइंट उठा के भी क्वेश्चन बना दिया जाता है 2 मार्क्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से पेपर दिया होगा, आपने निश्चित रूप से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और आप सही आंसर्स आप लिख के आए होंगे, राइट। सो जो एग्ज़ाम दिया है जिन बच्चों ने इस बार, आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप कुछ इससे सीख लीजिए और 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, 100% सिलेबस को कवर कीजिए, कोई शॉर्टकट मत लीजिए, कोई रट्टाफिकेशन के चक्कर में मत पड़िए, आप नहीं रट पाओगे। EIS-SM का सिलेबस बहुत लेंदी है, 600 पेज की बुक होती है आपकी, आप नहीं रट सकते, उसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। और जो एग्जाम दे चुके हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी नेगेटिव सोचने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अमेंडमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन था, अगर मई 21 का की बात करें तो वो मैंने पोस्ट किया है। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिएगा जो मई 21 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, राइट। और ये सारा का सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।